जैसे ही आप सेक्स के लिए काबिल नहीं बचते, देखा है प्रकृति क्या करती है? प्रकृति कहती है तू जी के करेगा बुढ़े, इस बुढ़ी को मरना चाहिए, इसका मीनोपॉज हो गया, इसको मार दो। ये तो दवाइयों के दम पर हमने जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इतनी बढ़ा दी है। नहीं तो प्रकृति तो ये चाहती है कि जिस दिन आप बच्चा पैदा करने लायक ना रहे आप मरी जाएं। आपने कभी सोचा जवानी का मतलब ही ये होता है कि अब वो जल्दी से प्रोड्यूस कर दे। टेक्निकली आप 100 नहीं 120 साल तक जी सकते हो, लेकिन रिप्रोडक्शन का फेज 15 साल से शुरू हो जाता है। ये क्यों करा है प्रकृति ने? इसीलिए उसको माया बोलते हैं। जल्दी से जल्दी इससे बच्चे पैदा करा दो, जल्दी से जल्दी, इसे होश ना आए, इसे कोई समझ ना हो, जल्दी से जल्दी इससे बच्चे पैदा करा दो। और जैसे ही आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी रुकती है वैसे ही शरीर कमजोर पड़ने पड़ता है। प्रकृति ने यहां तक की घातक व्यवस्था करी है कि अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आपको कुछ बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। आचार्य प्रशांत का जो फंडामेंटल कोर आइडिया है लोगों को बताना कि भैया अनअवेयर होकर के जिंदगी मत जियो, टेक योर डिसीजंस इन अवेयर स्टेट। ओके कूल, लेकिन वो जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जिन आइडियाज़ का इस्तेमाल करेंगे, उनको यूज़ करके हम खोल के देखेंगे, डीप में समझेंगे क्या वो स्टेटमेंट यूज़ किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते। लेकिन जैसे बोल रहे हैं कि नेचर तो चाहता ही नहीं है कि आप रिप्रोडक्शन के करने के बाद ज़िंदा रहो, तो दवाइयों के ज़रिए हमने बढ़ा दिया है। मगर पेलियोलिथिक ईरा के अंदर में भी हम जानते हैं कि औरत बच्चा पैदा न करने के बाद भी ज़िंदा रहती है। हमारे पास ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस और बहुत सारी चीज़ें। तो आइडिया इज़ कि हम साइंस देखेंगे उनको एंकर बना करके। बस नेचर कभी भी कुछ चाहता नहीं है। इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ फंडामेंटल आइडिया कि जो चीज़ सर्वाइव करेगी वही तो आपके सामने होगी। इवोल्यूशन एक ब्लाइंड प्रोसेस है, वो कुछ चाहता नहीं है, उसका कोई प्लान नहीं है, कोई माया नहीं है। इट मे साउंड ब्यूटीफुल जब आप एक मास को कन्वर्ट करने की या मास को समझाने की कोशिश कर रहे हो। नेचर में कई दफ़ा ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि यार ये चीज़ क्यों सिलेक्ट हो रही है, ये तो टोटली इवोल्यूशन के आइडिया के अगेंस्ट खड़ी है। जब तुम बच्चा पैदा कर ही नहीं पा रहे हो मेनोपॉज के बाद, तो फिर तुम्हारे ज़िंदा रहने का क्या औचित्य? अगर तुम ऑपोजिट पार्टनर के साथ मिलकर के बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम एलजीबीटी हो, तो फिर तुम्हारे ज़िंदा रहने का क्या औचित्य? लेकिन फिर हमें गे अंकल हाइपोथेसिस, ग्रैंड मदर हाइपोथेसिस, वो एक्सप्लेनेशंस मिलती हैं जिसके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि आखिर ये अभी भी क्या कर रही हैं। क्योंकि अगर नेचर को डिज़ाइन ही करना होता तो कुछ ज़्यादा अच्छा करता है। ये अच्छे डिज़ाइन की निशानियां नहीं हैं कि तड़पाना किसी व्यक्ति को कि मेनोपॉज के बाद तुम्हारे शरीर के अंदर में फला एस्ट्रोजन और ये सारे हार्मोन कम हो जाएंगे, तुम्हारी हड्डियों की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो, और फिर तुम तिल तिल करके मरोगे। इंसानों, नेचर कुछ ऐसा कह नहीं रहा है। हो रहा है ऐसा, लेकिन नेचर ऐसा कर नहीं रहा है, क्योंकि नेचर नाम की कोई चिड़िया है नहीं। हम नेचर शुरुआती दिनों में बच्चों को समझाने के लिए एक एलिगोरी इस्तेमाल करते हैं। अनअवेयरनेस के साथ किया गया काम आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, उसकी एफिशिएंसी नील हो जाती है। उसके ऐसे रिपरकशंस होते हैं जो बाद में आपको लगता है कि अगर मेरे पास दिमाग होता तो मैं वो एक्शंस लेता ही नहीं। और हर बार की तरह वी विल यूज़ हिम एज एन एंकर टू डिस्कस सम न्यू साइंटिफिक आइडियाज़। तो क्या है जिनकी डिटेल में हम साइंस समझेंगे? पहला कि वाकई में ये मेनोपॉज नाम की चिड़िया एग्जिस्ट क्यों करती है, या फिर जब आचार्य प्रशांत बोलते हैं कि द नेचर वांट्स यू कि आप जल्दी से जल्दी रिप्रोडक्शन कर लो, सेक्स कर लो, इसमें सच में कितनी सच्चाई है? वो बोलते हैं कि भाई एवरेज लाइफ स्पैन 35 था, अब देखो दवाइयों से बढ़ा करके हमने इतना कर दिया है, नेचर तो चाहता ही नहीं कि तुम ज़्यादा जिंदा रहो। ऐसा लग रहा है उनकी बातों से जैसे बहुत पुराने ज़माने में 35-40 में ही लोग मर जाया किया करते थे। लेकिन 35 और 40 एवरेज एज है। इसका मतलब है कि बहुत सारे बच्चे 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के मर रहे थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक बार जो बंदा 30 से ऊपर निकल जाता है, 25 से ऊपर निकल जाता है, वो जी रहा था 60-70 साल तक। मतलब बहुत सारे लोग 60-70 के जी रहे हैं और बहुत सारे लोग 1-2 के मर रहे हैं, जिसकी वजह से बीच में नज़र आता है कि एवरेज एज 30-35 पहुँच गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि 30-35 पर नेचर तुमको मार देना चाहता था और इसलिए तुम जितना हो सके 18-19 पर बच्चा पैदा कर लो। प्रकृति चाहती है कि आप मर जाओ रिप्रोडक्शन करने के बाद ही। टेलीलॉजिकल आइडिया मतलब कि हम कुछ कमतर दिमाग या भीड़ को जब हम समझा रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं एक्चुअल में कि आसान शब्दों का इस्तेमाल करें। जिस तरीके से बच्चे को अगर आप कोई कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो उसको कन्वर्ट कर दिया जाए पंचतंत्र की कहानियों की तरह, एलिगोरिकली।
लेकिन आप तो दिमाग वाले हैं, आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं आपके साथ असल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर सकूँ। तो ये टेलीलॉजिकल आइडिया है। 21 और 22 फरवरी को आप अपने डाउट मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं ज़ूम पर, इसकी जानकारी वीडियो के आखिर में। तो एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं कि मान लीजिए 2-3 माले का घर है, ग्राउंड फ्लोर पे अलग अलग 3-4 स्पीशीज़ ज़िंदा रहती हैं, और जैसे ही इनके बच्चे हो जाते हैं वो पहले फ्लोर पे चले जाते हैं। तो 15 स्पीशीज़ रह रही थी ग्राउंड फ्लोर पे, गलती से म्यूटेशन हुई और 2 स्पीशीज़ जो थी उनके अंदर में बच्चे कंपैरेटिवली जल्दी पैदा होने लगे। बच्चे पैदा होते हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गई। अब जैसे ही बाढ़ आई तो जो लोग थोड़ा जल्दी रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे उनके बच्चे पहले माले पे पहुंच गए थे, और बाढ़ नीचे नीचे से चली गई, तो ये लोग ज़िंदा बच गए। और क्या देखेंगे कि इन 2 स्पीशीज़, एक तो ये दोनों स्पीशीज़ ज़िंदा बची, और दूसरा इनके अंदर में रिप्रोडक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोसेस हमने देखा कि पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर में बच्चा पैदा करने का टाइम थोड़ा जल्दी आगे की तरफ खिसक जाए, और हमने आगे नहीं पीछे की तरफ भी कभी कभी जाते हुए देखा है, जिसमें कि मान लीजिए कि एक तरफ से तो प्रेशर आ रहा था कि जल्दी बच्चा पैदा करो, जल्दी बच्चा पैदा करो, लेकिन देखा कि नहीं भाई, जो बच्चे जल्दी पैदा होते हैं वो पूरा शरीर का अगर डेवलपमेंट न हुआ हो तो बहुत ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट करने वाले ही बच्चे ज़्यादा ज़िंदा बचे, स्वस्थ रहे, आगे जा कर के हंटिंग अच्छी कर पाए और उनके बच्चे पैदा हो पाए। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कंटेक्चुअली उम्र को थोड़ा पीछे भी खिसकाया जा सकता था। लेकिन भाषा है तो भाषा में आ ही जाता है कि आप एलिगरिकली समझा रहे हैं, आप चीज़ों को जीवंत करके, प्रोसेसेस को जीवंत करके समझा रहे हैं। जैसे कि कार्बन ने एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कार्बन समझना नहीं है, जानता नहीं है, लेकिन ऐसे समझाया जाता है जब ज़्यादा लोगों को समझा रहे हूँ, जब दिमाग वाले लोगों को समझा रहे हूँ तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो समझाया जाता है। आई होप कि आप में दिमाग है। दवाइयों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई गई, यस, इन अ सेंस यस, लेकिन देखें ना आपके नेचर को क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, नेचर को फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि नेचर जैसी कोई चिड़िया होती नहीं है। ने तो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रेशर चल रहा था इस नज़रिए पर कि बंदे को रिप्रोड्यूस करा लो और उसके बाद इसकी क्या हालत होगी हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब हमने दवाइयों के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा सा आखिरी दिनों में बेहतर और बढ़ाना शुरू किया, तो हमने देखा कि जो चीज़ हमारा साथ दे रही थी, सेल डिवीज़न, वही कैंसर बन करके सामने आ रहा है। मतलब कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे कैंसर का रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेलियोलिथिक एरा के अंदर में लोग 33 और 35 साल में बूढ़े नज़र आया किया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे 1-2 साल में मर रहे थे, और अगर आदमी जी जाता था तो 60-70 का जी जाता था, जिसकी वजह से एवरेज एज 35 नज़र आ रही थी। रोमन एम्पायर के वक्त में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25 साल की थी, लेकिन प्लेटो मेरे ख्याल में 80 के मरे, सोफोक्लिस 90 में मरे। तो सही स्टेटमेंट है कि मेडिसिन ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत थोड़ी सी बढ़ाई, उसने लोगों को अपनी हाईएस्ट उम्र तक पहुंचने का मौका दिया असल में। और आज का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडिया जो कि तालिब भाई साहब बोलते हैं कि इट्स अ रिवर्स सर्वाइवरशिप बायस अंडरस्टैंडिंग। सर्वाइवरशिप बायस अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं, आप उसके बेसिस पे पूरे माहौल का तस्वीर समझने की कोशिश करते हैं। और रिवर्स क्या रहेगा इसका कि आपने एवरेज देखा और एवरेज के बेसिस पे इंडिविजुअल के बारे में आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवरेज है 35, लेकिन इस 35 को अगर आप समझेंगे कि इंडिविजुअल का भी यही एक्सपीरियंस था तो ये बात गलत हो जाएगी। ये बिल्कुल रिवर्स सर्वाइवरशिप बायस हो जाएगा। आज का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया, वैसे साइंस में तो इसका नाम है एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रोपी, लेकिन नाम से क्या फ़र्क पड़ता है। समझें कि वो पर्टिकुलर जीन जो जवानी में बहुत फ़ायदा देते हैं, नेचर को फ़र्क नहीं पड़ता कि बुढ़ापे में जाकर के वो आपका अगर नुकसान भी कर दें तो, और जो कि होता है, और इसी को एंटागोनिस्टिक प्लियोट्रोपी बोलते हैं। वही टेस्टोस्टेरोन जो जवानी में बॉडी बिल्ड करवाता है, मेट ढूंढवाता है 50 तरीक़ों से, बाल लाने हों,
आवाज़ भारी करनी हो, शोल्डर ब्रॉड करने हो, मसल मास बढ़ाना हो, यही टेस्टोस्टेरोन लेटर लाइफ में प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है। और जो टेस्टोस्टेरोन मेल में कर रहा था वो फीमेल में भी आपने सुना है कि जैसे ही मेनोपॉज आता है एस्ट्रोजन ड्रॉप करता है, और एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल था हड्डियों की मजबूती के लिए, और अब फीमेल्स के फ्रैक्चर्स कंपैरेटिवली जल्दी हो जाएंगे। तो वो जीन, वो प्रोटीन, वो एंजाइम, वो हार्मोन जो जवानी में बहुत ज़्यादा साथ देते थे और उन्हीं की वजह से रिप्रोडक्शन में मदद मिलती थी, एक उम्र के बाद वही जीन आपके खिलाफ खड़े हुए नज़र आते हैं। अपने अल्टीमेट आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आचार्य प्रशांत क्लेम करते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो कुछ बीमारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन ऑपोजिट भी ट्रू है जी, मतलब कि अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरीके की प्रेगनेंसी भारत या ऐसे देशों में होती है, वहाँ पर फीमेल की हालत रिप्रोडक्शन से ज़्यादा बुरी हो जाती है, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो फिज़िकल बॉडी हो पूरी की पूरी, उसकी वाट लग जाती है। तो येस, बट इट्स अ अवेलेबिलिटी बायस कि उन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन पकड़ करके अपनी बात को समझाने के लिए लोगों को बताया, जो कि गलत नहीं है कि रिप्रोडक्शन करते हैं आप तो कुछ बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन फिर आप दूसरी तरफ जाइए ज़रा, आपको पता चलेगा कि कैसे डॉक्टर पेशेंट्स का गिरेबान पकड़ लेते हैं कि देखो दोस्त, तुमको जो है वो हाशिमोटो है, और तुम्हारा ये जो मतलब अच्छा, तुमको ये थायराइड की प्रॉब्लम है, और थायराइड की प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम वाली प्रॉब्लम है, और तुम अगर प्रेग्नेंट हुए तो पूरा इम्यून सिस्टम रीशफल होता है, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा भयंकर रूप से सामने आ सकती है, तो प्रेग्नेंट नहीं होना है। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें प्रेगनेंसी अल्टीमेटली आपके लिए कुछ नई बीमारियां आमंत्रित कर सकती है। और ऐसा भी है कि प्रेग्नेंट होने के बाद ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क कम होते हैं, या मतलब दोनों तरफ हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन कि किससे बात हो रही है। तो अगर भीड़ में बात हो रही है तो मैं वो इस्तेमाल करूँगा जो आचार्य प्रशांत ने इस्तेमाल किया, लेकिन अगर मैं सच में समझने की कोशिश कर रहा हूँ खुद के लिए, तो मैं इस तरीके से सोचूंगा कि जवानी के मतलब कि उनको होश ना आए उससे पहले इनसे रिप्रोडक्शन करा लो। तो यहाँ पर हम आर सिलेक्शन के सिलेक्शन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि नेचर में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने एक्टिवली फैसला लिया बच्चा पैदा ना करने का, और हम उनमें से एक हैं। अगर हम अपने आप को कंपेयर करेंगे मेंढक से, मछली से, तो हमें क्या नज़र आएगा कि मेंढक और मछली एक बार में 100, 150, 200, 250 बच्चे अंडे पैदा करते हैं। इतने बच्चे पैदा होते हैं, उसमें से लगभग 90 से 99% बच्चे मर जाते हैं। 1% बचते हैं, वही आगे जा कर के फिर से 200, 250, 300 अंडे जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। और इसी की दूसरी तरफ कौन नज़र आता है? हम नज़र आते हैं, मैमल्स नज़र आते हैं, इंसान, हाथी, जो भी जानवर मैमल वाली कैटेगरी में आ रहे हैं कि एक बच्चा पैदा कर रहे हैं। मैमरी ग्लैंड है, मतलब बच्चे को खाना खिलाने का जुगाड़ भी इन्हीं को खुद को करना है, पेरेंटिंग करनी है, मेल फीमेल दोनों को पेरेंटिंग में पार्टिसिपेट करना है। इनके बच्चे बिल्कुल असहाय पैदा होते हैं। इनको 2 साल तक बच्चा चल नहीं पाता, उसको हर तरफ से मदद की ज़रूरत पड़ती है, उसको खाना खिलाने की मदद की, स्तनपान की ज़रूरत पड़ती है। तो नेचर अगर बच्चे ही पैदा करवाना चाह रहा होता तो फिर हमारे भी बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे होते। बट नेचर में सर्वाइवरशिप कर्व अगर आप देखें तो आपको आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे, और के सिलेक्टेड स्पीशीज़ कम बच्चे, लेकिन वी आर मेकिंग कि वो सर्वाइव कर पा रहे हैं आगे चल कर के, वो लोग भी बच्चे पैदा कर पा रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल आइडिया बिल्कुल सही है कि जितना जल्दी लोग शादी कर लेते हैं, ना तो खुद की समझ में होती है, ना कोई अवेयरनेस होती है। पेरेंट्स का और समाज का इतना ज़्यादा प्रभुत्व होता है कि तुमको बस वो गवर्न करा रहे होते हैं, तुम्हारी खुद की एजेंसी शून्य होती है। तो इस लिहाज से बिल्कुल सही बात है कि जितना देरी हो सके उतने में शादी करो। और इसके अंदर में भी देखेंगे तो ट्रेड ऑफ आएगा कि हमको मालूम है कि जो पीक एज है बच्चा पैदा करने की वो जाएगी आपका करीब करीब आपके प्यूबर्टी के कुछ साल निकाल दो बाद के, तो लगभग 20-22 साल से लेकर के 27-28 ये पीक टाइम है। जैसे ही आप 30 से ऊपर जाएंगे
फिर मेल के स्पर्म ओवम दोनों के अंदर में डाउन सिंड्रोम और वगैरह वगैरह की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है। कई दफ़ाओं पे तो आचार्य प्रशांत क्लेम करते हुए नज़र आते हैं कि भाई लेट करो, इससे भी लेट करो, विच आई सपोर्ट, लेकिन आई सपोर्ट इस डायरेक्शन से कि वो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। खैर सोशल इश्यूज़ पे मेरी कोई ख़ास पकड़ नहीं है, तो मैं सोशल इश्यूज़ पे अभी नहीं बोलता हूँ। जब भी मुझे ख़्याल आता है भाई तेरे को नहीं आता है, तो मैं उधर चुप हो जाना मेरा ज़्यादा बेहतर है। साइंस पे ही आ जाते हैं वापस से। तुमको मालूम है, क्योंकि ह्यूमन में मेनोपॉज़ होता है तो लोगों को लगता होता है कि सबको होता होगा, लेकिन पहली बात तो कि मेनोपॉज़ होता ही बहुत, मतलब पूरी दुनिया में 10 जानवर भी ऐसे नहीं होंगे जिनमें सही मायनों में ट्रू मेनोपॉज़ आता है। जब हम और नेचर ने इनको भी सिलेक्ट किया है एक इस, और ये लोग एग्जिस्ट करते हैं तो किसी ना किसी वजह से एग्जिस्ट करते होंगे ना, कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ जिसमें आप देखते हैं कि मेनोपॉज़ के बाद भी ज़्यादा जी रहा है व्यक्ति, तो वो कहीं न कहीं ग्रुप के सर्वाइवल में हेल्प कर रहा होता हुआ नज़र आता है। जो ऑर्का व्हेल्स हैं, वो किस तरीके से अपने मेनोपॉज़ के बाद नए शिशुओं को सिखाती हैं, शिकार करना सिखाती हैं। तो बेसिकली नॉलेज का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसकी वजह से पूरे ग्रुप की रिप्रोडक्टिव फ़िटनेस बढ़ सकती है। कौन-सा मौसम में कहाँ पर खाना मिलता है, नहीं मिलता है। पिछली बार जब 50 साल पहले फ़ेमाइन आया था या फिर सूखा पड़ा तो पानी कहाँ मिला था, ये सारी जानकारी वो बूढ़े लोगों के पास होती है, जो ग्रुप के सर्वाइवल में हेल्प कर सकते हैं। और आप देखें ना कि अगर वाक़ई में नेचर ही आपसे बच्चे पैदा करवाना चाह रहा होता, तो वो आपको ताउम्र फर्टाइल रखता। नेचर को थोड़ी पता है कि तुम लोग पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हारे में दिमाग आ जाएगा 30 के बाद। वो तो अभी अभी हुआ है ना, और अभी भी कौन सा हुआ है। कौन सा आ गया दिमाग लोगों के पास। तो नेचर अगर होता तो वो चाहता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें और ताउम्र बच्चे पैदा करते रहें, लेकिन दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गुड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फिर मैं नेचर चाहता है बोल करके कोई भी चीज़ चिपका सकता हूँ। मेरे मुँह से भी आप सुनेंगे कि नेचर ऐसा चाहता है, जो कि बिल्कुल स्क्रूटिनाइज्ड वे में गलत है। लेकिन एक बार ज़िंदगी में पता चल जाए तो फिर बातें एफिशिएंट हो जाती हैं, क्योंकि हर बार आप शुरुआत से शुरू करके बताएंगे अच्छा नहीं रहेगा, तो आप उसको उसका सब्जेक्टिफिकेशन कर देते हैं, नेचर को इंसान बना देते हैं और बोलते हैं ये कर रहा है नेचर। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ समझने को मिले होंगे। 2-3 मिनट लूँगा। आप 15,000, 20,000, 25,000 वाले टीचर से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने बायसेस को बच्चों तक नहीं पहुंचाएगा। तो इस बात की संभावना थोड़ी कम है कि स्कूल में जो लोग अंगूठियां पहने हुए टीचर हैं वो आपके बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग उतने अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। आपकी बात आपके बच्चे सुनते नहीं हैं, तो आप आपका काम मेरे को आउटसोर्स कर सकते हो। हर वीकेंड पे हम किसी ना किसी तरीके की वर्कशॉप लगा रहे हैं। पिछले मंथ में हमने अपनी पहली क्रिटिकल थिंकिंग की वर्कशॉप लगाई थी। बेसिक जानकारियाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की उम्र बस मिनिमम 12 साल चाहिए। खेलते कूदते एज अ कॉन्सिक्वेंस आपके अंदर में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए, ये सेंट्रल आइडिया है इस पर्टिकुलर वर्कशॉप का। 2 दिन चलेगी, सैटरडे संडे शाम को 5 से 7 यूट्यूब पर और जूम पर हम मिलते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।